हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित पुनिया है। मेरे चैनल का नाम पापा का लाडला टेक्निकल है। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है नाभिकीय संलयन। ये फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि मैं इसमें एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। जिसे आप एक बार इसे देख लेंगे तो आप इसे हमेशा याद रखेंगे। तो मेरा पहला टॉपिक है नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे कि हमने एक दो छोटी छोटी बोलें ली, इन्हें हमने एक बड़ी बोल के रूप में निर्माण किया। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन करते हैं। इसी का ही दूसरा पॉइंट है, नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन से भाग लेने वाले दोनों नाभिकों को सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है और द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। जो हमने बड़ी बोल का निर्माण किया है उसका द्रव्यमान दोनों छोटी बोलों के द्रव्यमानों से कम होता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अब हम ड्राइंग में देखते हैं कि हमने कैसे बनाया है। इसमें हमने दो जगह हमने दो चीज़ ली है। पहले तो हमने लिया एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, फिर दूसरी जगह हमने लिया एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। इनको हमने आपस में टकराया। आपस में टकराने के बाद एक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाता है और चार न्यूट्रॉन आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिनकी ऊर्जा होती है 3.5 मेगावोल्ट। और जो एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है उसकी ऊर्जा होती है 14.1 मेगावोल्ट। तो दोस्तों, आपने इस नियम को आराम से समझ लिया होगा। इसे इजी से इजी तरीके में मैंने आपको समझाया है। और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन को हम इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, जो इसका दूसरा नाम है। अब दोस्तों, हम इसे कहाँ करते हैं? इसको हम पृथ्वी पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे करने के लिए हमें उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, जो सूर्य के पास है। इतना ताप हमारे पास नहीं है, इसलिए यह प्रक्रिया पृथ्वी पर नहीं होती है। इसलिए मैंने नीचे लिख के रखा है, सूर्य और हाइड्रोजन बम की अपार ऊर्जा इस प्रक्रिया पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपको बहुत इजी से इजी समझ में आ गया होगा। अब मेरा अगला टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन के बिल्कुल विपरीत होता है। जब एक भारी नाभिक लगभग दो बराबर नाभिक में टूट जाता है तो वह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। जैसा कि नाभिकीय संलयन में था उसके विपरीत होगा। जैसे हमने एक बड़ी बोल का निर्माण किया था, उसे पुनः पिघलाकर दो छोटी छोटी बोलों में निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट है, इस प्रक्रिया के आधार पर परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टी बनाई गई है जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमाणु भट्टी का निर्माण में ही नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों, आप इसको समझ सकते हैं। हम एक यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम को हम तोड़ते हैं तो इसको हम तोड़ने के लिए 200 मेगावोल्ट चाहिए होता है। यह टूटने के बाद बेरिलियम और क्रिप्टॉन का निर्माण करता है। बेरिलियम और क्रिप्टॉन का निर्माण करता है तो हमें ये ऊर्जा के रूप में प्राप्त होते हैं। और जब यूरेनियम की जो ऊपर लिखा होता है 235, वो बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, और जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं परमाणु संख्या। दोस्तों, यही बात नीचे लिखी हुई है कि यूरेनियम टूटता है तो ऊर्जा के रूप में बेरिलियम और क्रिप्टॉन का निर्माण करता है। तो दोस्तों, ये इजी टॉपिक है। अब मैं आपको इन दोनों के मध्य अंतर बताता हूँ कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के मध्य अंतर क्या होता है। जिसका पहला अंतर है ये कि इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान से के दो नाभिकों में विभक्त हो जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन में ये क्या होता है, इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। और इसी का दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, तो यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव है, जब नाभिकीय संलयन यह प्रक्रिया अत्यधिक ताप पर ही संभव है। और इसका हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं नाभिकीय विखंडन का, तो वह इस प्रकार है कि प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा अधिक होती है, जो 200 मेगावोल्ट होती है। और नाभिकीय संलयन में तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार है कि प्रति संलयन विमुक्त ऊर्जा कम होती है, जो 24 मेगावोल्ट होती है। इसी का ये अगला पॉइंट है
कि विखंडन योग्य पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, जबकि नाभिकीय संलयन में संलयन योग्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों हम इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि नाभिकीय विखंडन योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे हमने यूरेनियम लिया। अब हम अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट नाभिकीय संलयन में पढ़ते हैं। संलयन योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। इसका नाभिकीय विखंडन का अगला छठा पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, जो इस प्रकार है। इसके लिए प्रति न्यूट्रॉन मुक्त ऊर्जा होती है ना, वो होती है त्रुटि E/A बराबर 20/30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि इसके लिए नाभिकीय संलयन के लिए त्रुटि E/A बराबर 27/4 बराबर 2.7 मेगा इलेक्ट्रॉन होती है। तो दोस्तों इसका उपयोग हम नाभिकीय विखंडन का उपयोग हम नाभिकीय भट्टी की प्रक्रिया में करते हैं। अगर नाभिकीय विखंडन नहीं होगा तो नाभिकीय भट्टी की प्रक्रिया भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए मज़ेदार से मज़ेदार पॉइंट लाऊंगा, फिजिक्स से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से भी रिलेटेड। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी घर पर रहिए और सेफ रहिए, और सरकार के नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।